किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि ग्रेगोर के शरीर में धन से सेब को निकाले, इसलिए वह वहीं रहकर उसकी चोट की याद दिलाता रहा। 1 महीने से ज़्यादा समय तक उसे यह दर्द सहना पड़ा। उसकी हालत अब इतनी गंभीर हो गई थी कि पिता को भी याद दिलाने के लिए काफ़ी थी कि ग्रेगोर अपने मौजूदा दुखद और घिनौने रूप के बावजूद दुश्मन नहीं बल्कि परिवार का सदस्य है। परिवार का यह कर्तव्य था कि वे अपनी नफ़रत को निगल जाएँ और धैर्य रखें, बस धैर्य रखें। अपनी चोट की वजह से ग्रेगोर ने चलने-फिरने की क्षमता काफ़ी हद तक खो दी थी, शायद हमेशा के लिए। अब वह किसी बूढ़े और बीमार व्यक्ति की तरह हो गया था जिसे अपने कमरे को पार करने में भी कई-कई मिनट लग जाते थे। छत पर रेंगने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन ग्रेगोर की राय में उसकी हालत में आई इस गिरावट की भरपाई इस बात से हो गई थी कि अब हर शाम लिविंग रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता था। उसे आदत हो गई थी कि वह दरवाज़ा खुलने से 1-2 घंटे पहले से ही उस पर नज़र गड़ाए रहता था। फिर अपने कमरे के अंधेरे में लेटे हुए, जहाँ से वह लिविंग रूम में बैठे लोगों को नहीं दिखता था, वह अपने परिवार को डिनर टेबल की रोशनी में देख सकता था और उनकी बातें सुन सकता था। एक तरह से सबकी इजाज़त के साथ, जो पहले से बिल्कुल अलग था। ज़ाहिर है, अब वे पहले जैसी लाइवली, जीवंत बातें नहीं करते थे, जिनके बारे में ग्रेगोर अक्सर तब सोचता था जब वह किसी छोटे से होटल के कमरे में थका-हारा और नम बिस्तर पर लेटता था। आजकल वे सब बहुत शांत रहते थे। डिनर के तुरंत बाद पिता अपनी कुर्सी पर ही सो जाते थे। माँ और बहन एक दूसरे को चुप रहने का इशारा करतीं। माँ लैंप के नीचे झुककर किसी फैशन शॉप के लिए फैंसी अंडरवियर सिलती। बहन, जिसने सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली थी, शाम को शॉर्ट हैंड और फ्रेंच सीखती ताकि बाद में कोई बेहतर नौकरी मिल सके। कभी-कभी पिता जागते और माँ से कहते, आज तुम फिर इतना सिलाई कर रही हो, जैसे उन्हें पता ही ना हो कि वे झपकी ले रहे थे। और फिर वे दोबारा सो जाते, जबकि माँ और बहन एक थकी हुई मुस्कान एक दूसरे को देती। एक अजीब सी जिद में पिता घर पर भी अपनी यूनिफॉर्म उतारने से मना कर देते थे। उनका नाइट गाउन खूंटी पर टंगा रहता और वे अपनी वर्दी में ही कुर्सी पर सो जाते, जैसे कि वे सेवा के लिए हमेशा तैयार हों और यहाँ भी अपने बॉस की आवाज़ का इंतज़ार कर रहे हों। उनकी यूनिफॉर्म शुरू से ही नई नहीं थी और अब तो माँ और बहन की देखभाल के बावजूद वो और भी घिसी-पिटी होती जा रही थी। ग्रेगोर अक्सर पूरी शाम उस कोट के दाग धब्बों को देखता रहता, जिसके सोने के बटन हमेशा चमकते रहते थे, जबकि उसमें बैठा बूढ़ा आदमी बहुत ही असहज लेकिन शांति से सोता रहता था। जैसे ही 10 बजते माँ धीरे से पिता को जगाती और उन्हें बिस्तर पर जाने के लिए मनाती, क्योंकि कुर्सी पर उन्हें ठीक से नींद नहीं आती थी और सुबह 6 बजे काम पर जाने के लिए उन्हें पूरी नींद की ज़रूरत थी। लेकिन जब से उन्होंने काम करना शुरू किया था, वे और भी ज़िद्दी हो गए थे और हमेशा मेज़ पर ही देर तक रुकने की ज़िद करते, भले ही वे अक्सर सो जाते थे और फिर उन्हें कुर्सी से बिस्तर तक ले जाना और भी मुश्किल हो जाता था। माँ और बहन चाहे कितना भी मनाती या चेतावनी देती, वे 15 मिनट तक अपनी बंद आंखों के साथ धीरे-धीरे सिर हिलाते रहते और उठने से मना कर देते। माँ उनकी आस्तीन खींचती, उनके कान में प्यार से फुसफुसाती। बहन अपना काम छोड़कर माँ की मदद करती, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। वे अपनी कुर्सी में और गहरे ढँस जाते। जब दोनों औरतें उन्हें बाजुओं से पकड़ कर उठातीं, तभी वे अचानक आंखें खोलते, बारी-बारी से उन्हें देखते और कहते, क्या ज़िंदगी है? क्या मेरे बुढ़ापे में मुझे यही शांति मिलनी थी? और फिर दोनों औरतों के सहारे वे संभल कर उठते, जैसे कि वे खुद सबसे भारी बोझ उठा रहे हों। वे उन्हें दरवाजे तक ले जातीं और फिर वे खुद आगे बढ़ते, जबकि माँ अपनी सुई और बहन अपना पेन फेंक कर उनके पीछे भागतीं ताकि उनकी मदद कर सकें। इस थके हुए और काम के बोझ से दबे परिवार में किसके पास इतना समय था कि ग्रेगोर पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे सके। घर का बजट और भी कम हो गया था, इसलिए नौकरानी को निकाल दिया गया था। अब एक भारी भरकम हड्डियों वाली, सफ़ेद बालों वाली, सफाई वाली चारवुमन इस सुबह शाम आती थी, जो सबसे भारी काम करती थी। बाकी सारा काम माँ अपनी ढेर सारी सिलाई के अलावा खुद संभालती थी। ग्रेगोर ने शाम की बातचीत से यह भी सुना कि परिवार के कुछ जेवर, जिन्हें माँ और बहन किसी समारोह में बड़े शौक से पहनती थीं, भेज दिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि उनका फ्लैट उनकी मौजूदा हालत के हिसाब से बहुत बड़ा था, पर वे इसे छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि ग्रेगोर को नए पते पर ले जाने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था।
हालाँकि ग्रेगोर देख सकता था कि फ्लैट न बदलने की वजह सिर्फ़ उसकी चिंता नहीं थी, उसे किसी भी हवादार बक्से में ले जाना आसान होता। असल वजह उनकी पूरी निराशा थी और ये सोच कि उन पर ऐसी मुसीबत आई है, जो उनके जान-पहचान वालों में किसी और पर नहीं आई। दुनिया गरीबों से जो उम्मीद करती है, वे सब कुछ कर रहे थे। पिता बैंक कर्मचारियों के लिए नाश्ता ले जाते, माँ अजनबियों के कपड़े धोतीं, बहन ग्राहकों के इशारों पर इधर-उधर दौड़ती। लेकिन अब उनमें और ताकत नहीं बची थी और ग्रेगोर की पीठ का घाव फिर से वैसे ही दर्द करने लगा जैसे वह नया हो। पिता को बिस्तर तक ले जाने के बाद माँ और बहन अपना काम छोड़कर एक दूसरे से सटकर बैठ जाती। माँ ग्रेगोर के कमरे की ओर इशारा करती और कहती, दरवाज़ा बंद कर दो ग्रेटा। और फिर जब वह दोबारा अंधेरे में होता, तो वे अगले कमरे में बैठकर रोती या बस सूखी आंखों से मेज को घूरते रहती। ग्रेगोर अब दिन हो या रात मुश्किल से ही सो पाता था। कभी कभी वह सोचता कि अगली बार दरवाज़ा खुलने पर वह फिर से परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेगा, जैसे पहले करता था। वह अपने बॉस और मैनेजर को बहुत पहले भूल चुका था, लेकिन अब वे फिर से उसके ख्यालों में आने लगे थे। वे सेल्समैन, वे ट्रेनी, वह बेवकूफ़ चाय वाला, दूसरे बिजनेस के 2-3 दोस्त, एक प्रांतीय होटल की मेड, जो एक मीठी याद थी जो आई और चली गई। एक हैट शॉप की कैशियर जिसके लिए वह गंभीर तो था, पर बहुत धीमा था। वे सब उसके सामने आते, अजनबियों और भूले-बिसरे लोगों के साथ मिलकर। लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वे सब उसकी पहुंच से दूर थे और उसे खुशी होती जब वे गायब हो जाते। दूसरी बार उसका परिवार की देखभाल करने का बिल्कुल मन नहीं होता। वह बस इस बात से गुस्से में भर जाता कि कोई उसका ख्याल नहीं रख रहा। हालांकि उसे समझ नहीं आता था कि उसे क्या चाहिए, फिर भी वह प्लान बनाता कि कैसे पेंट्री में जाकर अपनी पसंद की चीज़ें ले सके, भले ही उसे भूख ना हो। बहन अब यह नहीं सोचती थी कि ग्रेगोर को क्या पसंद आएगा। वह बस सुबह और दोपहर काम पर जाने से पहले अपने पैर से कोई भी खाना उसके कमरे में सरका देती और शाम को बिना परवाह किए कि उसने खाया है या नहीं, जो अक्सर होता था, झाड़ू से उसे बाहर निकाल देती। वह अब भी शाम को कमरा साफ करती थी, लेकिन अब वह जितनी जल्दी हो सके काम निपटा देती थी। दीवारों पर गंदगी के निशान रह जाते, यहाँ वहाँ धूल और गंदगी के गोले बन जाते। शुरुआत में ग्रेगोर अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए गंदगी वाली जगहों पर जाकर बैठ जाता, लेकिन वह हफ्तों तक वहां रह सकता था और बहन कुछ नहीं करती। वह गंदगी देख सकती थी, पर उसने उसे अनदेखा करने का फैसला कर लिया था। साथ ही वह एक नई तरह की चिड़चिड़ाहट दिखाने लगी थी, जिसे घर के सभी लोग समझते थे। ग्रेगोर के कमरे की सफाई सिर्फ और सिर्फ उसका काम था। एक बार माँ ने ग्रेगोर के कमरे की अच्छी तरह सफाई की, जिसके लिए उन्होंने कई बाल्टी पानी का इस्तेमाल किया। हालांकि इतनी नमी से ग्रेगोर बीमार हो गया और वह सोफे पर कड़वाहट और बेबसी में लेटा रहा। लेकिन माँ को उनके की सज़ा और भी ज्यादा मिली। शाम को जैसे ही बहन घर आई, उसने ग्रेगोर के कमरे में बदलाव देखा और बहुत नाराज होकर लिविंग रूम में भागी, जहां माँ के हाथ जोड़ने और मिन्नत करने के बावजूद वह फूट फूट कर रोने लगी। पिता अपनी कुर्सी से चौंक कर उठे और दोनों माता पिता हैरान और बेबस होकर देखते रहे। फिर वे भी उत्तेजित हो गए। पिता माँ के दाएं ओर खड़े होकर उन्हें कोसने लगे कि उन्होंने सफाई बहन के लिए क्यों नहीं छोड़ी। बाईं ओर से बहन चिल्ला रही थी कि वह अब कभी ग्रेगोर का कमरा साफ नहीं करेगी। माँ पिता को, जो गुस्से से पागल हो रहे थे, बेडरूम में ले जाने की कोशिश कर रही थी। बहन रोते हुए अपनी छोटी मुट्ठियों से मेज पीट रही थी और ग्रेगोर गुस्से में फुफकार रहा था कि किसी ने दरवाज़ा बंद करने की भी नहीं सोची, ताकि उसे यह सब शोर और तमाशा न देखना पड़े। बहन काम पर जाकर थक जाती थी और ग्रेगोर की देखभाल करना उसके लिए अतिरिक्त बोझ था। फिर भी माँ को उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए थी। दूसरी तरफ ग्रेगोर की अनदेखी भी नहीं होनी चाहिए थी। अब वह सफाई वाली चारवुमन थी। यह बुजुर्ग विधवा, जिसकी मजबूत हड्डियों ने उसे लंबी जिंदगी की मुश्किलों को झेलने के काबिल बनाया था, ग्रेगोर से डरती नहीं थी। एक दिन संयोग से उसने ग्रेगोर के कमरे का दरवाजा खोला और उसे सामने पाया। ग्रेगोर पूरी तरह हैरान रह गया और इधर उधर भागने लगा, जबकि वह औरत बस हैरानी से हाथ बांधे खड़ी रही। उस दिन के बाद से वह हर सुबह शाम दरवाजा थोड़ा खोलकर उसे देखना नहीं भूलती थी। शुरू में वह उसे ऐसे शब्दों से बुलाती जो शायद उसे दोस्ताना लगते थे, जैसे, आ गया ओ पुराने गोबर के कीड़े।
या ज़रा देखो उस पुराने गोबर के कीड़े को। ग्रेगोर कभी जवाब नहीं देता, बस अपनी जगह पड़ा रहता, जैसे दरवाज़ा खुला ही ना हो। काश उन्होंने इस औरत को सिर्फ रोज़ सफाई करने को कहा होता, बजाय इसके कि वह जब चाहे उसे परेशान करे। एक दिन सुबह-सुबह जब भारी बारिश हो रही थी, उसने फिर वैसे ही बात करनी शुरू की। ग्रेगोर को इतना गुस्सा आया कि वह उसकी तरफ बढ़ा, धीरे और कमज़ोर होकर। लेकिन यह एक हमले जैसा था। डरने के बजाय उस औरत ने दरवाजे के पास रखी एक कुर्सी उठा ली और मुंह खोले खड़ी रही, जैसे वह तब तक मुंह बंद नहीं करेगी जब तक कुर्सी ग्रेगोर की पीठ पर न दे मारे। तो अब पास नहीं आओगे? उसने पूछा जब ग्रेगोर वापस मुड़ गया और उसने शांति से कुर्सी वापस कोने में रख दी। ग्रेगोर ने खाना लगभग बंद कर दिया था। अगर कभी वह खाने के पास पहुंच जाता तो थोड़ा सा मुंह में लेकर उससे खेलता, कुछ घंटे मुंह में रखता और फिर अक्सर थूक देता। पहले उसे लगता था कि कमरे की हालत देखकर उससे भूख नहीं लगती, पर उसे उन बदलावों की आदत हो गई थी। अब वे ऐसी हर चीज उसके कमरे में डाल देते थे जिसकी कहीं और जगह नहीं होती थी। और ऐसी चीजें बहुत थीं क्योंकि फ्लैट का एक कमरा 3 सज्जनों, जेंटलमैन, को किराए पर दे दिया गया था। ये गंभीर सज्जन, जिन तीनों की दाढ़ी थी, जैसा ग्रेगोर ने एक दिन दरार से देखा, सफाई के मामले में बहुत सख्त थे। न सिर्फ अपने कमरे में, बल्कि पूरे घर में, खासकर रसोई में। वे बेकार का सामान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, खासकर अगर वह गंदा हो। वे अपना काफ़ी फर्नीचर और सामान भी साथ लाए थे, इसलिए घर की बहुत सी चीज़ें फालतू हो गई थीं, जिन्हें बेचा नहीं जा सकता था और परिवार फेंकना नहीं चाहता था। ये सब ग्रेगोर के कमरे में आ गईं। रसोई के कूड़ेदान भी वहीं आ गए। सफाई वाली हमेशा जल्दी में रहती थी और जो भी चीज़ उसे फ़िलहाल काम की नहीं लगती, उसे ग्रेगोर के कमरे में फेंक देती। सौभाग्य से ग्रेगोर अक्सर सिर्फ उस वस्तु और उसे फेंकने वाले हाथ को ही देख पाता था। शायद उस औरत का इरादा था कि वक्त मिलने पर वह चीजें वापस ले जाएगी या सब एक साथ फेंक देगी, लेकिन असल में वे वहीं पड़ी रहती जहां वे गिरी थीं, जब तक कि ग्रेगोर कबाड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए उन्हें हिला ना देता। पहले वह मजबूरी में उन्हें हटाता था क्योंकि रेंगने की जगह नहीं थी, पर बाद में उसे इसमें मज़ा आने लगा। हालांकि इस मेहनत से वह बहुत उदास और थक जाता और घंटों तक हिल नहीं पाता। किराएदार कभी-कभी शाम का खाना घर के कॉमन लिविंग रूम में खाते थे, इसलिए शाम को अक्सर वह दरवाज़ा बंद रहता था। लेकिन ग्रेगोर को दरवाज़ा बंद रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कई बार तो वह खुले दरवाजे का फ़ायदा भी नहीं उठाता था और परिवार की नज़र से बचकर अपने कमरे के सबसे अंधेरे कोने में लेटा रहता था। एक बार सफाई वाली ने लिविंग रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया और वह तब भी खुला रहा जब शाम को किराएदार आए और रोशनी जलाई गई। वे उस मेज़ पर बैठे जहाँ पहले ग्रेगोर अपने माता-पिता के साथ खाना खाता था। उन्होंने नैपकिन खोले और अपने कांटे-छुरी उठाए। ग्रेगोर की माँ तुरंत मांस की डिश लेकर आईं और उनके पीछे बहन आलू का पहाड़ लेकर आई। खाने से भाप निकल रही थी और पूरे कमरे में खुशबू फैल गई। किराएदार खाने के ऊपर ऐसे झुके जैसे वे खाने से पहले उसकी जांच करना चाहते हों, और बीच वाले सज्जन, जो बाकी दोनों के लिए भी फैसला लेते थे, ने डिश में से ही मांस का एक टुकड़ा काटा, यह देखने के लिए कि वह पका है या नहीं। वे संतुष्ट हुए और माँ और बहन, जो चिंता से देख रही थीं, ने राहत की सांस ली और मुस्कुराईं। परिवार खुद रसोई में खाना खाता था। फिर भी पिता रसोई में जाने से पहले लिविंग रूम में आए, हाथ में टोपी लेकर एक बार झुके और मेज का चक्कर लगाया। किराएदार एक साथ खड़े हुए और अपनी दाढ़ियों में कुछ बुदबुदाए। जब वे अकेले हो गए तो वे लगभग पूरी खामोशी में खाने लगे। ग्रेगोर को यह बहुत अजीब लगा कि खाने की आवाज़ों के बीच उनके चबाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वे ग्रेगोर को दिखाना चाहते हों कि खाने के लिए दांतों की ज़रूरत होती है और बिना दांतों वाले जबड़ों से कुछ नहीं हो सकता, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों ना हों। मैं कुछ खाना चाहता हूँ, ग्रेगोर ने उदासी से कहा, पर वैसा नहीं जैसा वे खा रहे हैं। वे अपना पेट भर रहे हैं और मैं यहाँ मर रहा हूँ। इस पूरे समय में ग्रेगोर को याद नहीं था कि उसने कभी वायलिन बजते सुना हो, लेकिन आज शाम रसोई से उसकी आवाज़ आने लगी। तीनों सज्जनों ने अपना खाना खत्म कर लिया था। बीच वाले ने एक अखबार निकाला, बाकी दोनों को एक-एक पन्ना दिया और अब वे अपनी कुर्सियों पर पीछे झुककर पढ़ रहे थे और धूम्रपान कर रहे थे।
जब वायलिन बजना शुरू हुआ तो वे चौकन्ने हो गए, खड़े हुए और दबे पांवों हॉलवे के दरवाजे तक गए और एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। रसोई में किसी ने उन्हें सुन लिया होगा, क्योंकि पिता ने आवाज दी, क्या संगीत से आप लोगों को परेशानी हो रही है? हम इसे अब भी बंद कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बीच वाले सज्जन ने कहा। क्या वह युवा महिला अंदर आकर हमारे लिए यहाँ नहीं बजाना चाहेंगी, जहाँ ज्यादा आरामदायक माहौल है? ओह, हाँ, हमें खुशी होगी, पिता ने ऐसे जवाब दिया जैसे वे खुद वायलिन बजाने वाले हों। सज्जन वापस कमरे में आए और इंतजार करने लगे। जल्द ही पिता म्यूजिक स्टैंड के साथ, माँ नोट्स के साथ और बहन वायलिन के साथ आई। बहन ने शांति से सब कुछ तैयार किया। माता पिता, जिन्होंने पहले कभी कमरा किराए पर नहीं दिया था और इसलिए उन सज्जनों के प्रति बहुत ज्यादा विनम्रता दिखा रहे थे, अपनी कुर्सियों पर बैठने की हिम्मत भी नहीं कर सके। पिता दरवाजे के सहारे खड़े रहे, अपना दायां हाथ कोट के बटनों के बीच फंसाए हुए। माँ को एक सज्जन ने कुर्सी दी और वे वहीं कोने में बैठ गईं जहां उन्होंने कुर्सी रखी थी। बहन ने बजाना शुरू किया। माता पिता एक एक तरफ से उसके हाथों की हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। संगीत में खोकर ग्रेगोर थोड़ा आगे आने की हिम्मत कर बैठा और उसका सिर अब लिविंग रूम के अंदर था। पहले उसे अपनी समझदारी पर बहुत गर्व होता था, लेकिन अब उसे ख्याल भी नहीं आया कि वह दूसरों के प्रति कितना लापरवाह हो गया है। और तो और, अब छिपकर रहने की और भी वजह थी, क्योंकि वह पूरी तरह धूल से ढका था जो उसके कमरे में हर जगह थी और थोड़ी सी हरकत से उड़ती थी। उसकी पीठ और किनारों पर धागे, बाल और खाने के टुकड़े चिपके हुए थे। वह अब इतना उदासीन हो गया था कि उसने दिन में कई बार कालीन पर लेटकर खुद को साफ करना भी छोड़ दिया था। और इस हालत के बावजूद उसे लिविंग रूम के बेदाग फर्श पर आगे बढ़ने में कोई शर्म नहीं आई। हालांकि किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। परिवार पूरी तरह वायलिन वादन में खोया हुआ था। शुरुआत में तीनों सज्जन हाथ जेब में डालकर म्यूजिक स्टैंड के बहुत करीब आ गए थे ताकि वे नोट्स देख सकें, जिससे बहन को परेशानी हुई होगी। लेकिन जल्द ही परिवार के विपरीत वे सिर झुकाए खिड़की के पास वापस चले गए और आपस में धीमी आवाज में बात करने लगे। पिता उन्हें चिंता से देख रहे थे। यह साफ था कि उन्हें उम्मीद थी कि वे कोई सुंदर या मनोरंजक संगीत सुनेंगे, लेकिन वे निराश थे और अब वे बस शिष्टाचार के नाते अपनी शांति भंग होने दे रहे थे। यह विशेष रूप से अजीब था कि वे सब अपने मुंह और नाक से सिगरेट का धुआं ऊपर की ओर छोड़ रहे थे। फिर भी ग्रेगोर की बहन बहुत खूबसूरती से बजा रही थी। उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था और उसकी आंखों में एक उदास और गहरा भाव था। ग्रेगोर थोड़ा और आगे रेंगा, अपना सिर जमीन के पास रखते हुए, ताकि मौका मिलने पर वह उसकी आंखों में देख सके। क्या वो कोई जानवर था कि संगीत उसे इस तरह मोह सकता था? उसे लगा जैसे उसे उस अनजानी तृप्ति का रास्ता दिखाया जा रहा है जिसके लिए वह तरस रहा था। उसने तय कर लिया कि वह आगे बढ़कर अपनी बहन के पास जाएगा और उसकी स्कर्ट खींचकर इशारा करेगा कि वह अपने वायलिन के साथ उसके कमरे में आ सकती है, क्योंकि यहाँ उसके अलावा कोई भी उसके संगीत की वैसी कद्र नहीं कर रहा था जैसी वह करेगा। वह उसे अपने कमरे से कभी जाने नहीं देगा, कम से कम जब तक वह जीवित है। उसका डरावना रूप कम से कम एक बार तो उसके काम आना चाहिए। वह अपने कमरे के हर दरवाजे पर एक साथ मौजूद होकर हमलावरों पर फुफकारेगा और उन्हें डराएगा, लेकिन उसकी बहन को जबरदस्ती उसके साथ नहीं रहना होगा। वह अपनी मर्जी से रहेगी। वह सोफे पर उसके बगल में बैठेगी और अपना कान उसकी ओर झुकाएगी। और तब ग्रेगोर उसे बताएगा कि उसने हमेशा उसे संगीत विद्यालय, कंसर्वेटोरी भेजने का सोचा था। वह पिछले क्रिसमस पर ही सबको यह बताने वाला था। क्या क्रिसमस वाकई आकर चला गया? अगर यह मुसीबत बीच में ना गई होती और वह किसी को भी अपनी बात से उसे डिगाने नहीं देता। यह सब सुनकर उसकी बहन भावुक होकर रो पड़ेगी और ग्रेगोर उसके कंधे तक चढ़कर उसकी गर्दन को चूमेगा, जिसे उसने काम पर जाने के बाद से रिबन या कॉलर से मुक्त रखा था। मिस्टर सामसा, बीच वाले सज्जन ने ग्रेगोर के पिता की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। उन्होंने बिना कोई और शब्द बर्बाद किए अपनी तर्जनी उंगली से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ग्रेगोर की ओर इशारा किया। वायलिन बजना बंद हो गया। बीच वाले सज्जन ने पहले सिर हिलाते हुए अपने दोनों दोस्तों की ओर देखकर मुस्कुराए और फिर वापस ग्रेगोर को देखने लगे। पिता को लगा कि ग्रेगोर को भगाने से ज्यादा जरूरी उन तीनों सज्जनों को शांत करना है। हालांकि वे बिल्कुल भी परेशान नहीं थे।
और उन्हें वायलिन से ज़्यादा ग्रेगोर मनोरंजक लग रहा था। पिता बाहें फैलाकर उनकी ओर लपके और उन्हें उनके कमरे में वापस भेजने की कोशिश करने लगे। साथ ही अपने शरीर से ग्रेगोर को उनकी नज़रों से छिपाने की भी कोशिश की। अब वे लोग थोड़े नाराज़ हो गए और ये साफ नहीं था कि वे पिता के व्यवहार से नाराज़ थे या इस एहसास से कि उनके बगल वाले कमरे में ग्रेगोर जैसा पड़ोसी रह रहा था और उन्हें पता भी नहीं था। उन्होंने ग्रेगोर के पिता से स्पष्टीकरण मांगा, अपनी बाहें उठाईं, उत्तेजना में अपनी दाढ़ी खींची और बहुत धीरे-धीरे अपने कमरे की ओर पीछे हटे। इस बीच ग्रेगोर की बहन उस निराशा से बाहर आ गई थी जिसमें वह वायलिन बंद होने पर गिर गई थी। उसने कुछ पल के लिए अपने हाथ ढीले छोड़ दिए थे। वायलिन और बौ लटक रहे थे, लेकिन वह नोट्स को ऐसे देखती रही जैसे अब भी बजा रही हो। फिर अचानक उसने खुद को संभाला, वायलिन को माँ की गोद में रखा जो अभी भी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी, और अगले कमरे की ओर भागी जहाँ पिता के दबाव में तीनों सज्जन तेजी से बढ़ रहे थे। बहन के अनुभवी हाथों ने बिस्तरों के तकिए और चादरें हवा में उछाली और उन्हें ठीक किया। सज्जनों के कमरे में पहुंचने से पहले ही उसने बिस्तर तैयार कर दी और बाहर निकल गई। ग्रेगोर के पिता अपनी कोशिशों में इतने खोए हुए थे कि वे अपने किराएदारों के प्रति सम्मान भूल गए। वे उन्हें धकेलते रहे जब तक कि बीच वाले सज्जन ने दरवाजे पर पहुंचकर गरजते हुए पैर पटका और पिता को रोक दिया। मैं अभी और यही ऐलान करता हूँ। उन्होंने अपना हाथ उठाया और ग्रेगोर की माँ और बहन का ध्यान खींचते हुए कहा कि इस फ्लैट और इस परिवार में जो घिनौनी स्थितियां हैं, उनके मद्देनजर यहाँ उन्होंने फर्श पर एक निर्णायक नजर डाली। मैं अपना कमरा तुरंत छोड़ रहा हूँ। जितने दिन मैं यहाँ रहा, उनके लिए मैं एक पैसा नहीं दूंगा, बल्कि मैं सोचूंगा कि आप पर हर्जाने का दावा करूं या नहीं। और यकीन मानिए, इसके लिए कारण साबित करना बहुत आसान होगा। वे चुप हो गए और सामने देखने लगे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। और वाकई उनके दोनों दोस्तों ने भी साथ दिया। और हम भी तुरंत नोटिस देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ग्रेगोर के पिता लड़खड़ाते हुए अपनी कुर्सी तक पहुंचे और उसमें गिर गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी शाम की झपकी ले रहे हों, लेकिन उनका सिर जिस तरह बेकाबू होकर हिल रहा था, उससे साफ था कि वे सो नहीं रहे थे। इस पूरे समय ग्रेगोर वहीं लेटा रहा जहां तीनों सज्जनों ने उसे पहली बार देखा था। अपनी योजना की विफलता से हुई निराशा और शायद भूख की कमजोरी ने उसके लिए हिलना नामुमकिन कर दिया था। उसे यकीन था कि अब सब उस पर टूट पड़ेंगे, और वह इंतजार करने लगा। यहाँ तक कि जब माँ की कांपती उंगलियों से वायलिन छूटकर जोर से फर्श पर गिरा, तो भी वह चौंका नहीं। पिताजी, माँ, बहन ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, हम ऐसे नहीं जी सकते। शायद आप यह नहीं देख पा रहे, पर मैं देख सकती हूँ। मैं इस राक्षस को अपना भाई नहीं कहना चाहती, मैं बस इतना कह सकती हूँ, हमें इससे छुटकारा पाने की कोशिश करनी होगी। हमने इसकी देखभाल करने और धैर्य रखने के लिए जो भी मानवीय रूप से संभव था, वह किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई हम पर गलत करने का आरोप लगा सकता है। वह बिल्कुल सही कह रही है, ग्रेगोर के पिता ने खुद से कहा। माँ, जिन्हें अभी तक सांस लेने का मौका नहीं मिला था, एक हाथ आगे फैलाकर और आंखों में पागलों जैसा भाव लिए जोर जोर से खांसने लगी। बहन माँ के पास भागी और उनका माथा सहलाने लगी। उसके शब्दों ने पिता को कुछ निश्चित विचार दिए। वे सीधे बैठ गए, अपनी यूनिफॉर्म की टोपी से खेलने लगे जो मेज पर बची हुई प्लेटों के बीच पड़ी थी, और बीच बीच में ग्रेगोर की ओर देखते रहे जो स्थिर लेटा था। हमें इससे छुटकारा पाना होगा, बहन ने अब सिर्फ पिता से कहा, क्योंकि माँ खांसने में बहुत व्यस्त थी। यह आप दोनों की जान ले लेगा, मैं देख सकती हूँ। हम सब इतनी मेहनत करके घर आई और फिर यह यातना सहें, यह मुमकिन नहीं है। मैं अब और नहीं सह सकती। और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू माँ के चेहरे पर गिरने लगे, जिन्हें वह मशीनी तौर पर पहुंचती रही। मेरी बच्ची, पिता ने सहानुभूति और समझदारी से कहा, हम क्या करें? बहन ने बस कंधे उचका दिए, जो उसकी बेबसी और आंसुओं का संकेत था, जिसने उसकी पहले की निश्चितता की जगह ले ली थी। अगर वह हमें समझ पाता, पिता ने लगभग एक सवाल की तरह कहा। बहन ने आंसुओं के बीच जोर से हाथ हिलाया कि इसका तो सवाल ही नहीं उठता। अगर वह हमें समझ पाता, पिता ने दोहराया और आंखें बंद कर लीं।
ये स्वीकार करते हुए कि बहन सही है, तो शायद हम उससे कोई समझौता कर पाते। लेकिन जैसा अभी है, इसे जाना ही होगा, बहन चिल्लाई। यही एकमात्र तरीका है पिताजी। आपको ये ख़्याल दिमाग से निकालना होगा कि ये ग्रेगोर है। हमने इतने लंबे समय तक ये मानकर खुद को ही नुकसान पहुँचाया है। ये ग्रेगोर कैसे हो सकता है? अगर ये ग्रेगोर होता तो वह बहुत पहले ही समझ जाता कि इंसानों का ऐसे जानवर के साथ रहना नामुमकिन है और वह अपनी मर्ज़ी से चला जाता। तब हमारे पास भाई नहीं होता, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी जी सकते थे और उसे सम्मान से याद करते। लेकिन ये जानवर हमें सता रहा है। इसने हमारे किराएदारों को भगा दिया। ये ज़ाहिर तौर पर पूरे फ्लैट पर कब्ज़ा करना चाहता है और हमें सड़कों पर सुलाना चाहता है। पिताजी, देखिए, बस देखिए। वह अचानक चीखी। वह फिर शुरू हो गया। अपने डर में, जो ग्रेगोर की समझ से बिल्कुल परे था, बहन ने माँ को भी छोड़ दिया और अपनी कुर्सी से इतनी ज़ोर से उठी कि माँ को लगभग गिरा ही दिया, जैसे वह अपनी माँ को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। पर ग्रेगोर के पास नहीं रहना चाहती। वह पिता के पीछे जाकर छिप गई, जो सिर्फ उसके डरने की वजह से उत्तेजित हो गए थे, और ग्रेगोर की बहन को बचाने के लिए हाथ उठाए खड़े हो गए। लेकिन ग्रेगोर का किसी को डराने का कोई इरादा नहीं था, अपनी बहन को तो बिल्कुल नहीं। वह तो बस मुड़ना शुरू कर रहा था ताकि अपने कमरे में वापस जा सके। हालांकि उसकी दर्दनाक हालत की वजह से यह भी काफ़ी चौंकाने वाला लग रहा था। मुड़ने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी और वह अपने सिर की मदद ले रहा था। उसे बार बार उठाकर फर्श पर पटक रहा था। वह रुका और उसने पीछे देखा। उन्हें शायद उसके अच्छे इरादे का एहसास हो गया था और वे केवल कुछ पल के लिए डरे थे। अब वे सब उसे उदास खामोशी में देख रहे थे। माँ अपनी टांगें फैलाकर और आपस में सटाकर कुर्सी पर लेटी थी। उनकी आंखें थकान से लगभग बंद थीं। बहन पिता के गले में बाहें डालकर उनके बगल में बैठी थी। शायद अब वे मुझे मुड़ने देंगे, ग्रेगोर ने सोचा और वापस काम पर लग गया। वह कोशिश में जोर जोर से हाँफ रहा था और उसे कभी कभी रुककर आराम करना पड़ता था। कोई उसे जल्दी नहीं कर रहा था। सब कुछ उस पर छोड़ दिया गया था। जैसे ही वह पूरी तरह मुड़ गया, वह सीधा आगे बढ़ने लगा। वह अपने कमरे से अपनी दूरी देखकर हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि अपनी कमजोर हालत में उसने वह दूरी कुछ समय पहले कैसे तय की थी। उसने पूरी ताकत से रेंगने पर ध्यान दिया और शायद ही नोटिस किया कि उसके परिवार की ओर से उसे विचलित करने के लिए कोई शब्द या आवाज नहीं आई। उसने तब तक सिर नहीं घुमाया जब तक वह दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। उसने पूरा सिर नहीं घुमाया क्योंकि उसकी गर्दन अकड़ रही थी, लेकिन इतना काफी था यह देखने के लिए कि पीछे कुछ नहीं बदला था। सिर्फ बहन खड़ी हो गई थी। अपनी आखिरी नज़र में उसने देखा कि माँ अब पूरी तरह सो चुकी थी। वह मुश्किल से कमरे के अंदर पहुंचा ही था कि दरवाज़ा जल्दी से बंद किया गया। कुंडी लगाई गई और ताला जड़ दिया गया। पीछे हुए अचानक शोर से ग्रेगोर इतना डर गया कि उसके नन्हे पैर जवाब दे गए। यह उसकी बहन थी जिसने इतनी जल्दी की थी। वह इंतजार कर रही थी और हल्के कदमों से आगे बढ़ी थी। ग्रेगोर ने उसे आते हुए बिल्कुल नहीं सुना था और ताला लगाते हुए उसने अपने माता पिता से जोर से कहा, आखिरकार अब क्या? ग्रेगोर ने खुद से पूछा जब उसने अंधेरे में चारों ओर देखा। उसे जल्द ही पता चला कि अब वह बिल्कुल भी नहीं हिल सकता। उसे कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसे यह ज्यादा अजीब लगा कि वह अब तक उन पतले पैरों पर कैसे चल पा रहा था। उसे अपेक्षाकृत आरामदायक भी लग रहा था। सच है कि उसका पूरा शरीर दुख रहा था, लेकिन दर्द धीरे धीरे कम होता जा रहा था और लग रहा था कि अंत में पूरी तरह गायब हो जाएगा। उसे अपनी पीठ में सड़ा हुआ सेब या उसके आसपास की सूजन, जो अब पूरी तरह सफेद धूल से ढकी थी, लगभग महसूस नहीं हो रही थी। उसने अपने परिवार को भावना और प्यार के साथ याद किया। उसे लगा कि उसे अपनी बहन से भी ज्यादा दृढ़ता से चले जाना चाहिए। वह इस खाली और शांतिपूर्ण चिंतन की अवस्था में तब तक रहा जब तक उसने टॉवर घड़ी में सुबह के 3 बजते नहीं सुने। उसने खिड़की के बाहर भी धीरे धीरे रोशनी होते देखी। फिर बिना उसकी मर्जी के उसका सिर पूरी तरह नीचे झुक गया और उसकी आखिरी सांस उसके नथुनों से धीरे से निकल गई। जब सुबह सुबह सफाई वाली आई, उसे अक्सर कहा जाता था कि दरवाजा जोर से न पटके, लेकिन अपनी ताकत और जल्दबाजी में वह ऐसा करती ही थी जिससे पूरे घर की नींद खुल जाती थी। उसने हमेशा की तरह ग्रेगोर को देखने के लिए झांका और शुरू में उसे कुछ खास नहीं लगा। उसने सोचा कि वह जानबूझकर इतना शांत लेटा है, शहीद बनने का नाटक कर रहा है। उसे लगता था
कि उसमें ये सब समझने की अक्ल है। उसके हाथ में लंबी झाड़ू थी, तो उसने दरवाजे से ही ग्रेगोर को गुदगुदाने की कोशिश की। जब उससे कुछ नहीं हुआ तो उसने उसे परेशान करने के लिए थोड़ा धक्का दिया, और जब उसने देखा कि वह बिना किसी प्रतिरोध के फर्श पर खिसक गया, तब उसका ध्यान गया। उसे जल्द ही समझ आ गया कि क्या हुआ है। उसकी आंखें फैल गईं, उसने सीटी बजाई, लेकिन बिना समय बर्बाद किए उसने बेडरूम के दरवाजे खोले और अंधेरे में ज़ोर से चिल्लाई, "ज़रा यहाँ आकर देखो, ये मर गया है। बस पड़ा है यहाँ, बिल्कुल मर गया है।" मिस्टर और मिसेस सामसा अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गए, और उन्हें सफाई वाली की दी हुई खबर को समझने से पहले उस सदमे से उभरने में थोड़ा समय लगा। फिर वे दोनों अपनी-अपनी तरफ से बिस्तर से निकले। मिस्टर सामसा ने अपने कंधों पर कंबल डाल लिया। मिसेस सामसा अपनी नाइट ड्रेस में ही बाहर आईं, और इस तरह वे ग्रेगोर के कमरे में गए। रास्ते में उन्होंने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला, जहाँ ग्रेटा सो रही थी जब से तीनों सज्जन आए थे। वह पूरी तरह तैयार थी, जैसे कभी सोई ही ना हो, और उसका पीला चेहरा भी यही बता रहा था। "मर गया?" मिसेस सामसा ने सफाई वाली से सवालिया लहजे में पूछा, हालांकि वे खुद देख सकती थीं। "मैंने वही तो कहा," सफाई वाली ने जवाब दिया, और साबित करने के लिए झाड़ू से ग्रेगोर की लाश को एक और धक्का दिया, जिससे वह फर्श पर एक तरफ खिसक गई। मिसेस सामसा ने झाड़ू रोकने जैसा इशारा किया, पर रोका नहीं। "चलो," मिस्टर सामसा ने कहा, "भगवान का शुक्र है।" उन्होंने क्रॉस का निशान बनाया, और तीनों महिलाओं ने उनका अनुकरण किया। ग्रेटा, जिसने लाश से अपनी आंखें नहीं हटाई थीं, बोली, "देखो वह कितना दुबला था। उसने कितने समय से कुछ नहीं खाया था। खाना वैसे ही बाहर आता था जैसे अंदर जाता था। ग्रेगोर का शरीर वाकई पूरी तरह सूख कर चपटा हो गया था। उन्होंने अब तक यह नहीं देखा था, क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं था। ग्रेटा, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ अंदर आओ," मिसेस सामसा ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, और ग्रेटा लाश को पीछे मुड़कर देखते हुए अपने माता पिता के पीछे बेडरूम में चली गई। सफाई वाली ने दरवाज़ा बंद किया और खिड़की पूरी खोल दी। हालांकि सुबह जल्दी थी, लेकिन ताज़ी हवा में थोड़ी गर्माहट थी। आखिर मार्च का अंत आ गया था। तीनों सज्जन अपने कमरे से बाहर निकले और हैरानी से अपने नाश्ते के लिए इधर-उधर देखने लगे। उन्हें भुला दिया गया था। "हमारा नाश्ता कहाँ है?" बीच वाले सज्जन ने सफाई वाली से चिढ़कर पूछा। उसने बस अपनी उँगली होठों पर रखी और चुपचाप इशारा किया कि वे ग्रेगोर के कमरे में आ सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया, और अपने घिसे हुए कोटों की जेबों में हाथ डालकर ग्रेगोर की लाश के चारों ओर खड़े हो गए। कमरे में अब काफी रोशनी थी। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और मिस्टर सामसा अपनी यूनिफॉर्म में दिखाई दी, एक बांह पर पत्नी और दूसरी पर बेटी। वे सब थोड़ा रोए थे। ग्रेटा बीच बीच में अपना चेहरा पिता की बांह में छिपा लेती थी। "मेरा घर छोड़ दो, अभी," मिस्टर सामसा ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, और औरतों को अपने से अलग नहीं किया। "आपका क्या मतलब है?" बीच वाले सज्जन ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, और मीठा सा मुस्कुराए। बाकी दोनों ने हाथ पीछे बांध लिए और खुशी से रगड़ने लगे कि अब बड़ा झगड़ा होगा, जो उनके पक्ष में रहेगा। "मेरा वही मतलब है जो मैंने कहा," मिस्टर सामसा ने जवाब दिया, और अपने दोनों साथियों के साथ सीधी रेखा में उस आदमी की ओर बढ़े। पहले तो वह स्थिर खड़ा रहा, जमीन को देखते हुए, जैसे उसके दिमाग में बातें नई जगह बना रही हों। "ठीक है, हम जाते हैं," उसने कहा, और मिस्टर सामसा की ओर देखा, जैसे उसे अचानक बहुत विनम्रता आ गई हो और अपने फैसले के लिए दोबारा इजाज़त मांग रहा हो। मिस्टर सामसा ने बस आंखें फाड़कर कई बार सिर हिलाया। इस पर बिना देर किए वह आदमी वाकई लंबे डग भरते हुए हॉलवे में चला गया। उसके दोनों दोस्तों ने हाथ रगड़ना बंद कर दिया और दौड़कर उसके पीछे हो लिए, जैसे उन्हें डर हो कि मिस्टर सामसा उनसे पहले हॉलवे में जाकर दरवाज़ा बंद न कर दें। वहां पहुंचकर तीनों ने अपनी टोपियां और छड़ियां उठाईं, बिना एक शब्द बोले झुके और चले गए। मिस्टर सामसा और दोनों औरतें सीढ़ियों तक उनके पीछे गईं। उन्हें उन पर भरोसा नहीं था। उन्होंने झुककर देखा कि तीनों सज्जन धीरे-धीरे लेकिन लगातार सीढ़ियां उतर रहे थे। हर मंजिल पर मुड़ते हुए वे गायब होते और फिर दिखाई देते। वे जितना नीचे गए, सामसा परिवार की दिलचस्पी उतनी कम होती गई। जब एक कसाई का लड़का सिर पर ट्रे रखे गर्व से ऊपर आ रहा था और उनसे पास से गुजरा, तो मिस्टर सामसा और औरतें सीढ़ियों से हट गए और राहत महसूस करते हुए वापस फ्लैट में चले गए। उन्होंने तय किया कि इस दिन का सबसे अच्छा उपयोग आराम करने और सैर पर जाने में होगा।
उन्हें काम से छुट्टी की न केवल ज़रूरत थी, बल्कि वे इसके हकदार भी थे। वे मेज़ पर बैठे और 3 माफ़ी पत्र लिखे। मिस्टर साम्सन ने अपने बॉस को, मिसेस साम्सन ने अपने ठेकेदार को और ग्रेटा ने अपने प्रिंसिपल को। सफाई वाली ने आकर बताया कि उसका काम खत्म हो गया है और वह जा रही है। पहले तो तीनों ने बिना सिर उठाए सिर हिलाया, लेकिन जब वह जाने का नाम नहीं ले रही थी तो उन्होंने चिढ़कर ऊपर देखा। क्या है? मिस्टर साम्सन ने पूछा। वह दरवाजे पर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे उसके पास कोई बहुत बड़ी खुशखबरी हो। उसकी टोपी का शुतुरमुर्ग का पंख, जो मिस्टर साम्सा को हमेशा चिढ़ाता था, हर दिशा में हिल रहा था। आपको क्या चाहिए? मिसेस साम्सा ने पूछा। हाँ, उसने हंसते हुए कहा। तो वो जो चीज़ अंदर पड़ी है, आपको उसे ठिकाने लगाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब हो गया है। मिसेस साम्सा और ग्रेटा अपने पत्रों पर झुक गईं। मिस्टर साम्सा ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया कि वह विस्तार से न बताए। जब उसे बताने से रोक दिया गया, तो उसे याद आया कि उसे जल्दी थी और उसने चिढ़कर कहा, तो ठीक है फिर, सबको अलविदा, और ज़ोर से दरवाज़ा पटकते हुए चली गई। आज रात इसे निकाल दिया जाएगा, मिस्टर साम्सा ने कहा, लेकिन पत्नी और बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि सफाई वाली ने उनकी मुश्किल से मिली शांति भंग कर दी थी। वे खिड़की के पास गए और एक दूसरे के गले लगकर खड़े हो गए। मिस्टर साम्सा ने कुर्सी में घूमकर उन्हें देखा और फिर बुलाया, इधर आओ, चलो पुरानी बातों को भूल जाओ, अब थोड़ा मुझ पर भी ध्यान दो। दोनों औरतें तुरंत उनके पास आईं, उन्हें चूमा और गले लगाया और फिर जल्दी से अपने पत्र खत्म किए।